हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिक्स 2026 के बोर्ड एग्जाम के सभी सेट पेपर फिजिक्स का करा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो आज का जो हमारा फिजिक्स का सेट पेपर है 2026 का, वो हमारा है यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 सेट पेपर 346 DU। ठीक है, तो बच्चों 2026 के सेट पेपर DU में विद्युत आवेश से लेकर आपका किरचॉफ चैप्टर तक कौन कौन से प्रश्न आपके इस सेट पेपर में पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं प्रश्नों पे मैं चर्चा करने वाला हूं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मैं फिजिक्स के 2026 के उन्हीं सभी सेट पेपर में से विद्युत आवेश से लेकर किरचॉफ चैप्टर तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूं प्यारे बच्चों। क्योंकि हम विद्युत आवेश से लेकर किरचॉफ नियम तक के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी डेरिवेशन, जितने भी थियरी हैं, सभी का वीडियो बना के अपलोड कर दिए प्यारे बच्चों। आप हमारे चैनल पे जाइए और आप लोग प्ले लिस्ट खोलिए, उस प्ले लिस्ट में यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 को देखिएगा। उस पे सभी हमारे वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के आपके सेट पेपर और वन शॉट रिवीजन, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस सेट पेपर में कौन कौन से प्रश्न आपके कूलाम से लेकर, मतलब विद्युत आवेश से लेकर किरचॉफ चैप्टर तक के कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान से देखें। आपके यदि चैप्टर कंप्लीट हो गए होंगे तो आप इस लेक्चर को जरूर देखें प्यारे बच्चों, जिससे आपको पता चले कि आप जो जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उस चैप्टर में से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण पर क्रमशः बल F1, F2 तथा F3 आरोपित है। तब इसमें ऑब्जेक्टिव बोल रहा है प्यारे बच्चों। देखिए, एक है प्रोटॉन और एक है आपका इलेक्ट्रॉन और एक है प्यारे बच्चों आपका अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम। तो प्यारे बच्चों इन सभी में, ये सभी कहाँ रखे हुए हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में। जब भी कोई आवेश एक समान विद्युत क्षेत्र में रहता है तो उस पे जो बल लगता है, उस बल का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है तो आपको बल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो यह बराबर Q इंटू ई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए। यह बराबर Q इंटू ई लिखेंगे ना, तो आप सिंपल तरीके से प्यारे बच्चों इस हाइड्रोजन के लिए कैसे लिखेंगे बताइए। हाइड्रोजन के लिए प्यारे बच्चों F1 बराबर, मान लीजिए प्रोटॉन है पहले, F1 बराबर, आपको पता है जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। मतलब Q का वैल्यू रखेंगे, जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, 1e। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन के लिए बल लिखेंगे तो F2 बराबर 1e। उसके बाद यदि आप अल्फा कण के लिए लिखेंगे तो F3 बराबर 2e। देख लीजिए भाई, आवेश निकालने का फार्मूला Q बराबर n e, तो इसमें n का वैल्यू कितना है 2, तो 2e हो जाएगा। अल्फा कण और प्रोटॉन पर, मतलब सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होते हैं, ई और ई होते हैं। इसलिए प्यारे जो आप इन तीनों का संबंध देखेंगे तो F1 F2 बराबर है, लेकिन प्यारे जो F3 बराबर नहीं है। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है? F1 F2 बराबर है लेकिन F3 बराबर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों 2। क्या आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया प्यारे बच्चों? यदि ये ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात। तो प्यारे बच्चों एक बात मैं बता दूं, ऊष्मीय ऊर्जा का जो फार्मूला होता है H बराबर होता है, या E बराबर लिखिए, H बराबर I स्क्वायर RT, या तो आप H बराबर लिख सकते हैं V स्क्वायर R इंटू T। तो एक बात बताइए प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए समांतर क्रम में क्या समान होता, आवेश या विभव, मतलब धारा या विभव।
तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में पूछा जाएगा तो वोल्टेज समान होता है। तो बताइए इसमें से हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? एक फार्मूला आप एच बराबर लिख सकते हैं VIT, ये भी होता है मेरे बच्चों। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं समांतर क्रम के लिए? समांतर क्रम में विभव समान होता है तो ये तो फार्मूला लेंगे नहीं क्योंकि इसमें धारा है। हम इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि इस फार्मूले में विभव है। यदि हम आर वाले प्रतिरोध के लिए बोलेंगे तो आप H1 बराबर लिखेंगे V² बटे में R इंटू टी। दूसरे के लिए लिखना होगा 2R के लिए हो जाएगा H2 बराबर V² बटे में 2R इंटू टी। यदि आप इन दोनों का अनुपात करेंगे मेरे बच्चों तो अनुपात करने पर आपको क्या मिलेगा? यदि आप H1 बटे में H2 अनुपात करते हैं तो V² बटे में R इंटू टी बटे में V² बटे में 2R इंटू टी। टी भी और टी भी कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2R। तो प्यारे बच्चों H1 बटे में H2 बराबर हो जाएगा 2R बटे में R। R कैंसिल हो जाएगा, 2 संबंध 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्टिव के जो आंसर हो रहे हैं वो दूसरा ही सही हो रहा है प्यारे बच्चों। यदि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इतने का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित संधारित्र के अंदर ऊर्जा घनत्व का मान इतना होता है, मतलब हाफ ε0 E² होता है। तो मेरे बच्चों मैं आप लोगों से पहले ही बता दिया हूं कि मैं जब सेट पेपर कराऊंगा तो उसके डेरिवेशन को पूरा नहीं कराऊंगा। मैं आप लोगों को जो डेरिवेशन थोड़ा हट के घुमा के देगा उसी डेरिवेशन को बताऊंगा। नहीं तो मेरे बच्चों आप सिंपल तरीके से आप जाइएगा हमारे लेक्चर को देखिएगा, सभी डेरिवेशन आपके क्लियर हो जाएंगे कि हमें कौन कौन से डेरिवेशन रिपीट करने हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए इस सेट पेपर में ये भी डेरिवेशन पूछा गया है। तो आप समझ लीजिए कि संधारित्र के प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, संधारित्र से हर एक सेट पेपर में 2 डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बात को दिमाग में अपने रख लीजिए, संधारित्र चैप्टर से प्रत्येक सेट पेपर में कम से कम 2 डेरिवेशन आपके सेट पेपर में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग संधारित्र के सभी डेरिवेशन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे क्योंकि संधारित्र चैप्टर के डेरिवेशन आपके सेट पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। इस बात को याद करना ना भूलें, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चों। अगले पॉइंट में आपसे पूछ रहा है श्रांत काल क्या है, अपव्यय वेग तथा श्रांत काल में संबंध का समीकरण लिखे। पहले तो आपसे पूछ रहा है श्रांत काल क्या है। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा 2 लगातार या क्रमागत बोलेंगे टक्करों के बीच लगे समय को श्रांत काल कहते हैं। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा 2 लगातार टक्करों के बीच लगे समय को श्रांत काल कहते हैं। 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांत काल बोलिए या लगातार बोलिए मेरे बच्चों, ठीक है। यदि आपको श्रांत काल क्लियर हो गया है तो आप ध्यान से देखिए मेरे बच्चों। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन देखिए 2 क्रमागत टक्कर, एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पे टक्कर किया, फिर यहाँ से यहाँ तक टक्कर किया, तो इन दोनों क्रमागत टक्करों के बीच होने में जो समय लग रहा है इसी को हम लोग कहते हैं श्रांत काल प्यारे बच्चों। 2 क्रमागत टक्कर, एक यहाँ टक्कर हो रहा है, एक यहाँ टक्कर हो रहा है, तो इन दोनों टक्करों के बीच होने में जो समय लगेगा वही श्रांत काल कहलाएगा प्यारे बच्चों। अब आपसे इसमें एक डेरिवेशन टाइप पूछ रहा है, श्रांत काल में संबंध का समीकरण निकालिए। इसमें निकालने के लिए बोला, लिखने के लिए नहीं बोला प्यारे बच्चों। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए श्रांत काल के लिए, और आप लोगों को श्रांत काल और अपव्यय वेग में संबंध का समीकरण निकालिए तो बहुत ही आसान है। यदि आप लोग ओम अनुगमन वेग के सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति किए होंगे तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। जब इस चालक को हम सेल द्वारा जोड़ते हैं, इस चालक के अंदर उपस्थित जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल के धन सिरे की ओर क्या होने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अनुगमन वेग कहते हैं। अब एक बात दिमाग में रखिए आप लोग प्यारे बच्चों,
जब चालक को सेल द्वारा जोड़ते हैं तो चालक के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चालक की लंबाई यहां से यहां तक L है। इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में रहता है तो उस पे बल तो जानते हैं क्या लगता है। तो इस चालक के अंदर पूछा जाएगा विद्युत क्षेत्र बताइए, तो V अपान L बताएंगे। उसके बाद बताइए इस चालक के अंदर जो भी विद्युत क्षेत्र, जो भी आवेश है उस पे क्या लगेगा, बल लगेगा। तो भाई लिखेंगे आवेश पर या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, यह बराबर E इंटू ई, क्योंकि इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश के रूप में है। तो यह बराबर ई भी बटे में L, क्योंकि E का वैल्यू ला के रख देंगे। अब प्यारे बच्चों इस चालक के अंदर जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, तो लिखेंगे त्वरण। त्वरण के लिए फार्मूला यह बराबर आप जानते हैं हमें होता है। तो हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ए चाहिए। ए बराबर हम लिख सकते हैं एफ अपान एम, एफ अपान क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं एफ अपान एम। ए बराबर एफ का वैल्यू क्या रखेंगे, ई भी बटे में यल बटे में यम। ए बराबर कितना हो जाएगा, ई भी बटे में यम यल। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, एक इसका त्वरण है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, ऐसे लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण हो गया बच्चों। अब आपको बताना है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। क्या लिखेंगे, लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या होगा, अनुगमन वेग लिखेंगे Vd बराबर U प्लस ए टाउ। एक बात दिमाग में रखिए बच्चों, औसत इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है वो 0 होता है, इसलिए हम औसत इलेक्ट्रॉनों का उसमें वेग प्यारे बच्चों, किसी भी चालक के अंदर उस औसत इलेक्ट्रॉनों का जो उसमें वेग होता है 0 होता है, इसलिए यहाँ पर 0 रख देंगे। तो Vd बराबर आपका हो जाएगा 0 प्लस यहाँ रखेंगे ई भी बटे एम एल इंटू टाउ, तो हो जाएगा Vd बराबर ई भी बटे में एम एल टाउ। तो यही आपसे पूछ रहा था, यह है अनुगमन वेग और यह है सनांत काल, इन दोनों में संबंध का यही डेरिवेशन है बच्चों। इसी को बोल रहा था आपको करने के लिए, निकालने के लिए। बच्चों बहुत ही आसान है, आपको बोर्ड एग्जाम में आपके 3 नंबर का पूछा है बच्चों। कितने नंबर का पूछा है, 3 नंबर का। तो आप इस चीज को याद करना ना भूलें प्यारे बच्चों। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपको पता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उसमें वेग निकालते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत उसमें वेग 0 होता है, और उसमें वेग के इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उसमें वेग को U से दर्शाते हैं, किससे, U से। चलिए बच्चों अगले पॉइंट पर, इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है दिए गए परिपथ में बैटरी धारा निकालिए, बैटरी से धारा निकालिए, बैटरी के टर्मिनल वोल्टता तथा संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। एक बात मैं बता दूं प्यारे बच्चों, जिस भी संधारित्र में आवेश लगा होगा धारा उस वाले प्रतिरोध या उस वाले रास्ते से नहीं जाएगा, अर्थात उस जब भी हम धारा निकालेंगे सेल द्वारा तो उस वाले रास्ते को नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि वो परिपथ में लगा ही नहीं है, सिंपल सा। तो एक बात बताइए, हमें इस सेल द्वारा धारा पूछा है, तो क्या इस परिपथ में कहीं संधारित्र लगा हुआ है, यस, इस वाले रास्ते पे लगा हुआ है। तो ये रास्ता ब्लॉक होगा, मतलब करंट इस वाले रास्ते से होकर नहीं जाएगा। जब प्यारे बच्चों करंट इस वाले रास्ते से होकर नहीं जाएगा तो इस वाले रास्ते से हमसे कोई मतलब ही नहीं है धारा निकालने के लिए। तो बताइए इस वाले, तो एक ही रास्ते हैं हमारे पास, सेल के धन सिरे से चलेंगे, ये सेल का कौन सा सिरा हो गया, धन सिरा, ऋण सिरा। सेल के धन सिरे से जब चलेंगे तो एक प्रतिरोध यहाँ मिलेगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक प्रतिरोध यहाँ मिलेगा, और यहाँ सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। तो टोटल आप सेल के धन सिरे से सेल के ऋण सिरे के पास जब आ रहे हैं तो केवल एक ही रास्ता है, ये रास्ता तो ब्लॉक है, इससे जाना नहीं है, केवल एक ही रास्ता है, और एक ही रास्ते में जितने भी प्रतिरोध हैं एक ही रास्ते में लगे हुए हैं। तो इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, लिखेंगे कुल प्रतिरोध। क्या लिखेंगे बच्चों, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। और कुल प्रतिरोध किस क्रम में है बताइए, श्रेणी क्रम में। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 1, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम। क्लियर। अब धारा कैसे निकालेंगे, लिखेंगे सेल द्वारा प्रवाहित धारा,
सेल द्वारा प्रवाहित धारा। धारा के लिए फॉर्मूला I बराबर V अपान R लगा देंगे। I बराबर V का वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों? V का वैल्यू हम रखेंगे आपका, V का वैल्यू यहाँ कितना है 10 बटे में R का वैल्यू 5, मतलब 2 एम्पियर जाएगा। ये 2 एम्पियर की धारा कौन से रास्ते से होकर जाएगा? सेल के इस धन सिरे से 2 एम्पियर की धारा, सेल के धन सिरे से इस तरह से 2 एम्पियर की धारा जाएगा। केवल इस वाले रास्ते से होकर नहीं जाएगा, इस वाले रास्ते से धारा ब्लॉक रहेगा क्योंकि संधारित्र लगा हुआ है। जिस भी रास्ते में संधारित्र लगा हुआ होगा उस वाले रास्ते के प्रतिरोध से हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, अब एक बात बताइए, कारा टर्मिनल विभवांतर निकालने के लिए सेल के लिए फार्मूला जानते हैं क्या होता है? फार्मूला होता है बच्चों, दूसरा का प्रश्न इसमें हल कर रहे हैं। फार्मूला होता है टर्मिनल विभवांतर के लिए E बराबर V माइनस आई आर। आप E का वैल्यू कितना रखेंगे? 10 वोल्ट। V का वैल्यू निकालना है I का वैल्यू कितना है 2 इंटू R का वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 10 बराबर V माइनस 2। इधर ला देंगे इसको, तो V बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 10 आपका, इसको इधर ले जाइए भाई, यहाँ प्लस रहेगा, हमने फार्मूला ही गलत लगा दिया प्लस रहेगा बच्चों। E बराबर V प्लस आई आर। ठीक है, E बराबर V प्लस आई आर। अब यार इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2, तो V बराबर आ जाएगा 8 वोल्ट। अब आपसे टर्मिनल विभवांतर पूछ रहा था तो टर्मिनल विभवांतर आ गया। अब पूछ रहा है इस संधारित्र पर बताइए विभव कितना होगा, मतलब आवेश। इस संधारित्र पर आवेश पूछ रहा है। तो एक बात मैं बता दूं प्यारे बच्चों, इन दोनों जो सेल पर टर्मिनल विभवांतर आएगा, मतलब इन दोनों के बिंदुओं के बीच में जो आपका टर्मिनल विभवांतर आएगा, वही टर्मिनल विभवांतर वही आपका विभव इस वाले पर भी होगा। ध्यान दीजिएगा, जितना सेल पर विभव होगा अर्थात सेल का जितना टर्मिनल विभवांतर होगा उतना ही इस संधारित्र का भी होगा। अब संधारित्र पर तो विभव पता चल गया, जब संधारित्र पर विभव पता चल गया तो क्या संधारित्र पर आवेश निकाल सकते हैं? यस। आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संधारित्र पर आवेश कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड पर आवेश। आवेश संधारित्र के लिए आवेश का फार्मूला Q बराबर C इंटू V। तो Q बराबर C का वैल्यू 4 गुणे 10 घाते माइनस 6 फैरड गुणे V का वैल्यू कितना है 8, तो आप गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 32 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम। तो आपसे कोई भी पूछ ले कि बताइए कि संधारित्र पर आवेश कितना है, टर्मिनल विभवांतर कितना है, या इस टाइप का प्रश्न दे रहा है, तो आप सेल द्वारा धारा निकाल रहे होंगे। तो जिस रास्ते में प्रतिरोध लगा होगा, संधारित्र लगा होगा, उस रास्ते में कुछ भी हो, उस रास्ते से हमसे कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को यदि इतना क्लियर हो गया है तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा विद्युत क्षेत्र E बराबर 100x आई कैप यहाँ रहेगा। ठीक है, आई कैप वेक्टर ही रहेगा। न्यूटन प्रति कूलाम में चित्रानुसार एक बेलन रखा गया है। जब x इज ग्रेटर देन 0 अर्थात विद्युत क्षेत्र धनात्मक, x इज लेस देन 0 होने पर विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक। बेलन की लंबाई 30 सेमी है। प्रत्येक समतल पृष्ठ की त्रिज्या 3.5 सेमी है। इसका केंद्र O है। प्रत्येक समतल पृष्ठ एवं वक्र पृष्ठ से वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स ∅1 ∅2 और ∅3 ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, ये हो गया आपका ∅1, ये हो गया आपका ∅2, ये हो गया आपका ∅3। तीनों पृष्ठ से टोटल फ्लक्स बोला निकालने के लिए। एक बात ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अच्छे से ध्यान से देखें। आप पहले पृष्ठ से यदि निकालेंगे तो आप बताइए विद्युत क्षेत्र का मान कितना है। विद्युत क्षेत्र का मान आप देखेंगे तो E बराबर आपका है वेक्टर E बराबर 100x आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम। क्या बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। एक बात मैं बता दूं बच्चों, इसमें x दिया है, मतलब x का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, तब जाके आपका वैद्युत क्षेत्र आएगा। तो बताइए मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हम इधर वाला फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र लेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र जो है ना प्लस में भी जा रहा है माइनस में। वैद्युत क्षेत्र इधर भी जा रहा है मूल बिंदु से, और वैद्युत क्षेत्र मूल बिंदु से इधर भी जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब मूल बिंदु से वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है तो मूल बिंदु से वैद्युत क्षेत्र कितना इधर जा रहा है,
तो कैसे निकालेंगे? मूल बिंदु से विद्युत क्षेत्र इधर कितना जा रहा है, तो मूल बिंदु से इधर विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। तो बताइए मूल बिंदु से कितना दूरी पर जा रहा है, तो x बराबर आप कितना रखेंगे मेरे बच्चों? आप ध्यान दीजिए, जो आपका प्रत्येक समतल पृष्ठ की त्रिज्या इतना है, बेलन की लंबाई 30 है। बेलन की लंबाई यहां से यहां तक आपका 30 है। जब बेलन की लंबाई 30 है तो बताइए प्यारे बच्चों, मूल बिंदु से ये इधर कितना जाएगा विद्युत क्षेत्र? मूल बिंदु से इधर विद्युत क्षेत्र आपका जाएगा, बेलन के पृष्ठ तक जाना है तो बताए मूल बिंदु से बेलन के पृष्ठ तक कितना जाएगा? 15 सेमी हो जाएगा। भाई पूरा यहां से यहां तक 30 है तो मूल बिंदु से इधर 15 और इधर मूल बिंदु से 15 हो जाएगा। तो आपको पता है हमें इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा, जो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तो इस पृष्ठ से होकर कितना फ्लक्स निकल रहा है ये निकालना है। तो बताइए इस वाले पृष्ठ का मूल बिंदु से दूरी कितना है? 15। तो आप यहाँ ला के रखे, आपका विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा टोटल? ई बराबर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा बच्चों 100 गुणे 15। क्या आ जाएगा? 100 गुणे 15 गुणे 10 के घाते -2। सेमी है तो मीटर में चेंज कर दिए, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? 1500 गुणे 10 के घाते -2 न्यूटन प्रति कूलाम हो गया विद्युत क्षेत्र। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, अब क्या काम कीजिए, अब सिंपल तरीके से इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल जान ही रहे हैं और इस वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन बनाएंगे तो भी पृष्ठ का विलंबवत बाहर की ओर बनेगा। तो दोनों का दिशा सेम है, जब दोनों का दिशा सेम है तो कोण कितना बनेगा? 0 अंश। तो बताइए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? यहाँ पर लिखेंगे φ1 बराबर ई ए cos थीटा। तो φ1 बराबर ई का वैल्यू कितना है? 1500 गुणे 10 के घाते -2 गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर cos 0 अंश। cos 0 अंश का वैल्यू प्यारे बच्चों 1। तो बताइए φ1 बराबर कितना हो जाएगा? 1500। आप इसको चाहें तो आप 1500 के बटा में 100 लिख सकते हैं, -2 है नीचे ला देंगे, घात प्लस में हो जाएगा। अब गुणे कितना लिखेंगे? पाई 0.5 3.5 सेमी है, लिखेंगे 3.5 गुणे 10 के घाते -2 का होल स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि सेमी में है तो मीटर में चेंज करके रखेंगे। तो बताइए φ1 बराबर 1 0 0 0 कैंसिल, तो 15 गुणे पाई गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 10 के घाते -4। अब क्या काम करना है? केवल गुणा करना है। गुणा करने पे जो इसका आंसर आएगा φ1 बराबर 183.75 पाई, ठीक है, गुणे 10 के घाते -4। क्या होगा? गुणे 10 के घाते -4 वोल्ट मीटर इसका मात्रक होता है फ्लक्स का। φ1 आ जाएगा। अब पेरेचो यदि हम इस वाले पृष्ठ के लिए बात करें φ2, तो इस वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन पृष्ठ का विलंबवत बाहर की ओर, और यहाँ पर मूल बिंदु से बेलन के मूल बिंदु से इधर भी विद्युत क्षेत्र है और इधर भी है। जब इधर विद्युत क्षेत्र है पेरेचो तो बताइए, और क्षेत्रफल सदिश का भी डायरेक्शन इधर ही है और विद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन इधर है, तो एंगल कितना बनेगा? 0 अंश बनेगा ना। चलिए अगले वाले पृष्ठ के लिए बात करते हैं। अगले पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? लिखेंगे φ2 के लिए लिखेंगे φ2 बराबर ई ए cos थीटा। ए भी मूल बिंदु से कितना दूरी पर है? 15 सेमी दूरी पर है, केवल डायरेक्शन चेंज है। φ2 बराबर 1500 गुणे 10 के घाते -2, फिर क्या हो जाएगा? इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू cos 0 अंश। तो बताइए φ2 बराबर कितना हो जाएगा? 1500 घात 2 है, उसको नीचे उतार देंगे, 100 हो जाएगा गुणे पाई गुणे 3.5 का होल स्क्वायर गुणे 1 cos 0 अंश का वैल्यू 1, तो 0 0 कैंसिल। तो φ2 बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणे पाई गुणे 3.5। देखे ये जो त्रिज्या है उसे सेमी में रखना पड़ेगा, तो 3.5 गुणे 10 घाते -2 हो जाएगा गुणे 1, तो गुणे 3.5 गुणे 10 के घाते बताइए स्क्वायर कर देंगे 10 घाते -4 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो बताइए इसका पूरा गुणा करेंगे तो φ2 बराबर 183.75 गुणे 10 घाते -4 वोल्ट मीटर। आ गया फ्लक्स का वैल्यू। दूसरे वाले पृष्ठ से तीसरे वाले पृष्ठ के लिए बात करेंगे φ3 बराबर क्वेश्चन मार्क।
यदि आप तीसरे वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन बनाएंगे तो यहाँ तो क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन पृष्ठ का विलंबवत कहाँ होगा, बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र इधर है और इधर है, तो विद्युत क्षेत्र का मान ऐसे है और क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन ऐसे है इस वाले पृष्ठ के लिए। तो बताइए एंगल कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा इस वाले पृष्ठ के लिए। तो क्या काम करेंगे, φ3 बराबर क्या लिखेंगे, φ3 बराबर ई ए cos थीटा। तो φ3 बराबर ई का वैल्यू कितना लिखेंगे बच्चों, ई का वैल्यू लिखेंगे 1500 गुणे 10 के घाते -2 इंटू क्षेत्रफल का वैल्यू कितना रखेंगे, क्षेत्रफल का वैल्यू लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, कास कितना लिखेंगे 90 अंश, 0 अंश नहीं 90 अंश। यहाँ पर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर नहीं रहेगा, आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पर वैल्यू ही मत रखिए क्योंकि कास 90 अंश का वैल्यू ऑलरेडी 0 होता है। φ3 बराबर लिखिए ई ए कास 90 अंश, कास 90 अंश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताइए φ3 बराबर क्या आ जाएगा आपका, φ3 आ जाएगा आपका 0। तो कुल फ्लक्स बोला जाएगा, तो कुल फ्लक्स कितना होगा, लिखेंगे कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स पैर बच्चों हो जाएगा φe बराबर क्या लिखेंगे, φe बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। वैल्यू रखे सभी का एक एक करके। φ1 का वैल्यू आप कितना निकाले हैं बताइए जरा, तो आप लिखेंगे बच्चों φe बराबर φ1 का वैल्यू 183.75 पाई गुणे 10 घाते -4 प्लस यहाँ पर भी वही लिखेंगे, थोड़ा सा इधर लिख दीजिए ए, यहां से इसको कर दीजिए, φe बराबर 183.75 पाई गुणे 10 के घाते -4 प्लस 183.75 गुणे 10 घाते -4 प्लस 0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे बच्चों, टोटल फ्लक्स यदि आप जोड़ेंगे तो आप 2 गुणे 183.75 गुणे 10 के घाते -4, आप इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। भाई ये दोनों वैल्यू सेम सेम है, यही तो जुड़ेंगे। अरे भाई ना जोड़ना आता है, जोड़ दो 183.375 183.75 जोड़ेंगे 10 0 क्या हो जाएगा 0 1 15 1 .7 16 1, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 और 1 3, बच्चों हो जाएगा 3 6 7 5 पाई गुणे 10 के घाते -4। टोटल फ्लक्स आ गया बच्चों। और आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल फ्लक्स निकालने के बाद आपसे पूछ रहा है आवेश बताइए, उस पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है, कुल आवेश। भाई फाई बराबर गॉस का फार्मूला तो जानते ही हैं, एप्सिलॉन नॉट। अब क्या काम करेंगे, क्यू निकालना आएगा, तो क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो क्यू बराबर हो जाएगा 367.5 गुणे 5 पाई गुणे 10 घाते -4 एप्सिलॉन नॉट कूलम। अब क्या काम कर सकते हैं बच्चों, आप चाहे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपको इतना क्लियर हो गया मेरे बच्चों कि कैसे आवेश को निकालना है और टोटल फ्लक्स कैसे निकालना है इस वाले चित्र में, इस वाले प्रश्न में। ये प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चों, ये 5 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लोग इस प्रश्न को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखना पड़ता है कि माइक चालू है कि नहीं, क्योंकि बच्चों कभी कभी ऐसा होता है वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे का पूरा बन जाता है लेकिन माइक चालू ही नहीं रहता है। कभी कभी ऐसे भी काफी फेज आते रहते हैं वीडियो बनाते वक्त बच्चों, परेशानियां काफी ज्यादा आती हैं वीडियो बनाते वक्त बच्चों। तो आप लोग एक भी लाइक नहीं करते तो मजा नहीं आता बच्चों, आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मजा नहीं आता बच्चों। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ माध्यम भरा। देख लीजिए इसी सेट पेपर में आपके संधारित्र चैप्टर से 2 डेरिवेशन मिल गए कि नहीं मिल गए। इसी सेट पेपर में संधारित्र चैप्टर से 2 डेरिवेशन आपके आंखों के सामने प्यारे बच्चों, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बोला है जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत माध्यम भरा होगा
तब के लिए। तो बच्चों इसका भी डेरिवेशन मैं करा दिया हूं, आप जाकर देख लीजिए हमारे 1 शॉट रिवीजन में। आप लोगों का पहला लेक्चर विद्युत आवेश से लेकर विभव तक बना हुआ है, फिर आपका संधारित्र से लेकर आपका किरचॉफ चैप्टर तक जो भी बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछे जाते हैं सभी डेरिवेशन को मैं एक एक करके अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाया हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस डेरिवेशन को जरूर पढ़ें। मैं बार बार कह रहा हूं कि संधारित्र चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन है सबको मन लगा के पढ़े प्यारे बच्चों, सभी डेरिवेशन को अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक प्रश्न और पूछा है कि धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। पहले तो पूछ रहा है धारा घनत्व की परिभाषा, तो भाई धारा घनत्व हमारा J बराबर होगा I/A। परिभाषा बहुत ही आसान है, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, आप A का वैल्यू कितना कर दे रहे हैं, एकांक कर दे रहे हैं, तो आप परिभाषा क्या बोलेंगे, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अविलंबित होकर गुजरने वाले वैद्युत धारा को या अविलंबित होकर गुजरने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जब भी आपसे कोई बोल दे धारा घनत्व बताइए तो आप बोलेंगे किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अविलंबित होकर गुजरने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यदि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है तो आप धारा घनत्व का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसमें एक चीज पूछा है, इसका मात्रक बताइए। इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, क्या होगा भाई इसका मात्रक, आपके सामने फार्मूला है तो मात्रक बता ही सकते हैं, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है और ये क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है, होता है। इसका मात्रक और परिभाषा दोनों हो गए प्यारे बच्चों। फिर आगे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि J बराबर सिग्मा इंटू ई, जहां सिग्मा चालक की विशिष्ट चालकता तथा ई है चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए इस डेरिवेशन को मैं समझाता हूं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें जो संबंध पूछ रहा है उसको ध्यान दीजिए। आपको विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला पता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध प्यारे बच्चों होता है रो बराबर E/J, क्या होता है रो बराबर E/J। उसके बाद विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट चालकता बताइए, विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, विशिष्ट चालकता का फार्मूला सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। समीकरण 2 आप लिख दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, लिखेंगे E/J, J कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो सिग्मा बराबर J बटे में E, तो J बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू E। यही ना डेरिवेशन बोला था करने के लिए बच्चों, आपको परिभाषा दिया है और एक दो स्टेप का डेरिवेशन आपसे बुला करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर देगा बच्चों। कितने नंबर का है, 3 नंबर का। तो ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या थोड़े से इधर उधर करके प्रश्न को पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर आप जरूर ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों सेट पेपर जरूर देखिए, क्योंकि सेट पेपर देखेंगे तभी समझ में आएगा कि फिजिक्स के किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। अभी जो आप चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर में से सेट पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों। तो ध्यान रखिए, अब मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आपके 2026 के जितने भी सेट पेपर थे फिजिक्स के सभी सेट पेपर में करा दिया हूं बच्चों। तो विद्युत आवेश से लेके किरचॉफ चैप्टर तक सभी डेरिवेशन थियरी और आपके जितने भी सेट पेपर के प्रश्न पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में 2026 के, सब मैं करा दिया बच्चों। अब आप सभी लोगों के लिए गतिमान अब चुंबक वाले भाग जो भी बचे हैं उन पे हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो पहले आप लोग इतने सेट पेपर को अच्छे से रिपीट करें और इतने चैप्टर को आप मन लगा के रिपीट करें बच्चों अच्छे से। तो ध्यान रखें, अब मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।